हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बैंकिंग सिस्टम की डिटेल देखने वाले हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बैंक भी मनी प्रिंट कर सकती है? अगर नहीं पता है तो जल्दी आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा कि बैंक कैसे मनी प्रिंट करती है। वैसे मनी प्रिंट करने का पावर इंडिया के अंदर आरबीआई के पास है, लेकिन फिर भी बैंक के कुछ अलग तरीके से मनी प्रिंट कर सकती है। तो बैंकिंग इंडस्ट्री का सीक्रेट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले देखते हैं कि बैंक चालू कहाँ से होती है। बैंक चालू होती है कुछ फंड के साथ, उसमें डिपॉजिटर अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हैं। अब मान लेते हैं कि कोई ABC बैंक है जिसके अंदर डिपॉजिटरों ने अपना 1 करोड़ रुपए जमा करवाए हैं। अब बैंक क्या करती है, ये 1 करोड़ में से लगभग 90% यानी कि 90 लाख रुपए लोन के तौर पे दूसरे कस्टमर को लोन देती है। अब यहाँ पे जो 10 लाख रुपए बच गए वो उनके रिजर्व मनी है जो आरबीआई के पास रखना कंपलसरी है। हाल में इंडिया के अंदर ये जो कैश रिजर्व रेशियो है वो लगभग 4% के आसपास है। मतलब इंडिया के अंदर कोई भी बैंक अपनी पूरी डिपॉजिट का टोटल 96% अमाउंट लोन के तौर पे दे सकती है। अब दोस्तों, बात यहाँ पे ही नहीं रुकती, क्योंकि ये जो 90 लाख रुपए बैंक लोन दे रही है वो कोई कैश में नहीं दे रही है। ये जो लोन है वो डिपॉजिट के तौर पे ही बैंक में ही दे रही है। मतलब कि ये 90 लाख रुपए वापस से बैंक के अंदर डिपॉजिट के फॉर्म में आएंगे। अब यहाँ पे कैश रिजर्व रेशियो 96% है, तो इसीलिए 90 लाख का 96% हो जाएगा। उस हिसाब से ये बैंक आगे लोन दे सकती है और बाकी का जो अमाउंट है उसको कैश रिजर्व के तौर पे आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ेगा। तो इस तरह से बैंक लोन के ऊपर लोन देती ही जाएगी। अब यहाँ पे और एक टर्म आता है मल्टीप्लायर। तो इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो कोई भी बैंक अपने पास जो भी डिपॉजिट आया है उसका 6 टाइम मल्टीप्लाई कर सकती है। मतलब कि लोगों के पास जो पैसा है अगर वो बैंक में जमा करवाते हैं और वापस से वहाँ से लोन जाता है तो ये जो पूरी प्रोसेस है उसमें पैसा 6 टाइम मल्टीप्लाई होता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि लोगों ने जो 1 करोड़ रुपए जमा करवाए थे, बैंकों ने वो सिस्टम से 6 करोड़ रुपए में कन्वर्ट कर दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एडिशनल 5 करोड़ रुपए जनरेट हुए हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हमारी सिस्टम में और इकोनॉमी में जो पैसे रोटेट हो रहे हैं वो लगभग 6 गुना पैसे रोटेट हो रहे हैं। तो इसका सीधा मतलब ये है कि जो महंगाई है वो भी लगभग 6 टाइम ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो मनी सप्लाई है वो 6 टाइम हो गया है। आप कोई भी बैंक की बैलेंस शीट उठा के देखेंगे तो वहाँ पे आपको डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही हाई मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे डिपॉजिटर जो पैसा जमा करवाते हैं उसे बैंक आगे लोन दे देती है और इसी तरह से डिपॉजिटर के पैसे से ही बैंक अपना पूरा बिजनेस करती है। और अगर मान लीजिए कि लोगों का भरोसा बैंक से उठ जाए और एक साथ अपना मनी अगर बैंक में वापस लेने जाते हैं तो बैंक कभी भी लोगों का पूरा पैसा वापस लौटा नहीं सकती है, क्योंकि बैंकों के पास इतना पैसा है ही नहीं। तो यहाँ पे एक तरीके से सिस्टमेटिकली फिएट मनी क्रिएट हुआ है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि साहूकारों के पास जो भी गोल्ड जमा रहता था वो कभी भी लोग एक साथ लेने आते नहीं थे, तो इसीलिए साहूकारों ने एडिशनल पर्चियाँ बनाने चालू कर दी थी और वो एडिशनल पर्चियाँ उनकी एडिशनल मनी थी। तो सिमिलरली यहाँ पर भी बैंक भी एडिशनल मनी प्रिंट कर रही है। अब डिपॉजिटर बैंकों के पास जो डिपॉजिट करवाते हैं वहाँ पे उन्हें लगभग 2% से लेकर 6% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, और जब बैंक आगे लोन के तौर पे ये पैसे देते हैं तो वहाँ पे बैंक चार्ज करती है मिनिमम 7% से लेकर मैक्सिमम 15% तक भी जा सकता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट में ये जो डिफरेंस है वही बैंकों का नेट इंटरेस्ट इनकम यानी कि मार्जिन हो जाता है, जो बड़ी बैंकों का 4% से 6% तक रहता है। अब मान लेते हैं कि बैंक चालू करने में जो इक्विटी लगी है वो 10 लाख रुपए की लगी है और सामने बैंक जो बिजनेस कर रही है वो लगभग 10 गुना 12 गुना बिजनेस करती है। तो 10 लाख की जगह पे बैंक बिजनेस कर रही है 1 करोड़ रुपीज़ का। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इक्विटी पे कितना रिटर्न बन गया, तो बैंकों का जो इक्विटी पे रिटर्न बनता है वो 4% इंटू 10 टाइम, मतलब कि 40% रिटर्न बनाती है बैंक्स। तो आप समझ सकते हैं कि बैंकों का ये जो बिजनेस है वो कितना बड़ा बिजनेस है और बैंक कितने ज़्यादा पैसे छापती है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या आती है बैंकों के सामने वो है एनपीए। मतलब कि अगर किसी को बैंकों ने लोन के तौर पे पैसे दिए और वो लोन वापस नहीं लौटाते तो फिर बैंकों को बहुत ही बड़ा घाटा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी पैसे वापस नहीं आए उसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो लगभग 10 टाइम आता है। मतलब कि अगर 1 करोड़ रुपए वापस नहीं आए तो उसका जो इम्पैक्ट है वो 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे एनपीए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। अगर किसी भी बैंक का नेट एनपीए 5% से ऊपर चला जाता है उसका मतलब है कि वो बैंक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस कंडीशन में है।
फॉर एग्जांपल यस बैंक का हाल का नेट एनपीए लगभग 5% के आसपास है। तो अभी भी यस बैंक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कंडीशन में नहीं है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करती है वो पता चल गया। अब हम सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि जो एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई बैंक है और बाकी की जो बड़ी बड़ी बैंक्स है वो किस तरह से काम करती है और उसकी बैलेंस शीट क्या कहती है। तो एक बार स्क्रीनर में हम एचडीएफसी बैंक एंड एसबीआई बैंक का बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में आपको रिजर्व मनी दिखेगा। तो ये जो 2,10,000 करोड़ रुपीस है वो कंपनी के खुद के है और यहाँ पे जो 15 लाख करोड़ रुपीस दिखा रहे हैं वो बोरोड मनी है, मतलब के लोगों के डिपॉजिट किए हुए मनी। अब यहाँ पे आप एसेट में चले जाएंगे और एसेट में अदर एसेट में देखेंगे तो कैश इक्विवेलेंट वाले सेगमेंट में आपको 1,20,000 रुपीस दिखेंगे। तो ये जो 1,20,000 करोड़ रुपीस है वो आरबीआई के पास रिजर्व रखा हुआ मनी है या फिर बैंकों के पास कैश में पड़ा हुआ मनी है। और यहाँ पे अदर एसेट में आपको जो 11,85,000 रुपीस जो दिख रहे हैं, तो ये जो 11,85,000 करोड़ रुपीस है वो लोन के तौर पे लोगों को यहाँ पे दिया होगा। तो कंपनी के पास टोटल डिपॉजिट 15 लाख करोड़ है, उनमें से कंपनी ने लगभग 12 लाख करोड़ रुपीस लोन दिया है। सिमिलरली अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बैलेंस शीट देख ले तो वहाँ पे बैलेंस शीट में आपको रिजर्व में 2,74,000 रुपीस मिलेंगे और सामने जो बोरोइंग है वो 41 लाख करोड़ रुपीस की है। तो यहाँ पे आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक की जो बोरोइंग है वो ओनली 15 लाख करोड़ है, जबकि एसबीआई बैंक की बोरोइंग 41 लाख करोड़ रुपीस है। मतलब इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ द लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना पैसा डिपॉजिट करवाया है। तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक की कंपैरिजन में एसबीआई बैंक लगभग 3 गुना बड़ी बैंक है और कंपनी के पास जो कैश रिजर्व पड़ा है वो पड़ा है लगभग 3.51 लाख करोड़ रुपीस और कंपनी ने जो लोन दिया है वो लगभग 25 लाख करोड़ रुपीस के लोन दिए हैं। अब यहाँ पे एक बार कंपनी की डिटेल बैलेंस शीट ओपन करके एनपीए भी देख लेते हैं। तो ये एसबीआई का बैलेंस शीट है, यहाँ पे कंपनी का एनपीए है 1.5 और एचडीएफसी बैंक का एनपीए है वो ओनली 0.4% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनपीए का यहाँ पे एक माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन ये जो डिफरेंस है वो बहुत ही बड़ा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 0.4% एंड 1.53% ये दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस को समझने से पहले आप एक बार डेट टू इक्विटी रेशियो देख लीजिए एचडीएफसी बैंक का एंड एसबीआई बैंक का। तो आपको समझ में आएगा कि एसबीआई बैंक का डेट टू इक्विटी रेशियो 15 है, जबकि एचडीएफसी बैंक का ओनली 7.2 है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो एनपीए है 0.4%, अगर हम उसको लेवरेज कर लेते हैं 7.2 टाइम तो भी यहाँ पे 2.8% बन के आता है, मतलब कि लगभग 3%। तो अगर हम एचडीएफसी बैंक की बैलेंस शीट में जो लोन के तौर पे दिए हुए मनी है 12 लाख करोड़ रुपीस, उसका 2.8% मतलब 3% अगर निकाल भी लेते हैं तो भी यहाँ पे कंपनी का लगभग 40,000 करोड़ रुपीस जाएगा। तो कंपनी के पास जो इक्विटी है वो लगभग 210,000 करोड़ रुपीस का है। और अगर हम सामने एसबीआई बैंक का देखें तो यहाँ पे लेवरेज है 15 टाइम्स और कंपनी की बैलेंस शीट में जो मनी है उनमें से लगभग 25 लाख करोड़ रुपीस का लोन दिया है। अगर हम इसका एनपीए लेवरेज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होता है 22.8%। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि वहाँ पे ओनली 3% था और यहाँ पे 22.8% है। तो अगर हम ये जो लोन के तौर पे मनी दिया है उसको 22.8% करेंगे तो जो लगभग बन के आता है 5 to 6 लाख करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे कंपनी का जो रिजर्व मनी है वो ओनली है 2.74 लाख करोड़। तो इसका मतलब है यहाँ पे रिजर्व मनी को सरपास कर रहा है ये एनपीए। तो यहाँ पे आपको एक ह्यूज डिफरेंस समझ में आ रहा है कि क्यों एसबीआई बैंक का जो वैल्यूएशन है वो एचडीएफसी बैंक से इतना कम है। अब यहाँ पे सिर्फ यही रीज़न नहीं है, और भी रीजन्स है। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कंपनी का जो नेट ऑपरेटिंग मार्जिन है वो माइनस है, लेकिन एचडीएफसी बैंक का अगर आप नेट ऑपरेटिंग मार्जिन देखेंगे तो वो प्लस में है। तो यहाँ पे 5,000 करोड़ रुपीज़ प्लस है और एसबीआई का माइनस में है। तो ये चीज़ भी मैटर करती है। और बैंकों का जो मेन कमाई होता है जनरली वो अदर इनकम से होता है, मतलब कि बैंक के आपके पास से जो सर्विस चार्ज लेती है वहाँ से भी काफ़ी कुछ इनकम हो जाता है। तो एचडीएफसी बैंक का भी वहाँ से एक बहुत बड़ा अमाउंट आता है और एसबीआई बैंक का भी एक बहुत बड़ा अमाउंट अदर इनकम से आता है। लेकिन अगर बैंक ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है तो वो बहुत ही बड़ा प्रॉफिट निकल के आ सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा हायर साइड है। आशा करता हूँ कि बैंकिंग सिस्टम का एक रियलिटी आपको पता चला होगा और किस तरह से बैंकिंग सिस्टम की इंडस्ट्री को एनालाइज करना है
और किस तरह से जो बैंकिंग सिस्टम है वो हमारी इकोनॉमी के अंदर महंगाई लेके आती है, वो सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे ऐसे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।